इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का डिफेंस जो स्ट्रक्चर है, मतलब डिफेंस में कितना स्ट्रांग है, मिलिट्री लेवल पे हम कितना स्ट्रांग है। तो उसमें हम अलग अलग क्लास के जो भी मिसाइल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, और जो चाहे नेवी के अंदर कितनी किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, या फिर एयरफोर्स में हम लोग किस किस तरह के डेवलपमेंट किए हैं। तो ये सब हम देखेंगे। और जैसे कि गवर्नमेंट का ये न्यू गवर्नमेंट आने के बाद इंडिजनाइजेशंस पे फोकस किया, मेक इन इंडिया को फोकस किया है, ठीक। तो ये देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे मिसाइल्स सेट्स हैं, जैसे ये अग्नि अग्नि हो गया, अग्नि 1 2 3 4 5, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मतलब सेट्स कितने हैं हमारे, आकाश मिसाइल हो गया, या फिर नाग हो गया, या फिर IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सारे सभी के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे नेवी के अंदर, जैसे हमारे पास ये है INS विराट, INS विक्रांत था। उसके बाद क्या INS विराट आया, फिर INS विक्रमादित्य। तो अब है ये हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो सबमरीन है उसमें हम न्यूक्लियर इंजन, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम सबमरीन हमारे पास है, किस किस क्लास के सबमरीन है। एयर एयर पावर में हम लोग देखेंगे जो किस तरह का हमारे पास फाइटर जेट है, वो कौन जनरेशन का है, ठीक। तो ये सब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यदि देखिए हमारे, यदि इंडिया के पास आप यदि पूरे देखोगे, तो सिनेरियो हम लोग यदि देखेंगे तो इंडिया के पास जो चैलेंजेस हैं वो हमें टू फ्रंट वॉर के लिए कहा जाता है कि ये देखिए हमारा ये हो गया देश, ये हो गया भारत, ठीक। कहा जाता है जो हमारे, हमें जो चैलेंजेस है वो टू फ्रंट चैलेंज है। टू फ्रंट चैलेंजेस मतलब क्या हो गया, अभी तो देखिए, अभी तो एक ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ अब आज या कल ये दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फ्रंट ये हो गया। और सेकेंड फ्रंट हमारा ये चाइना है, ठीक है। और टू फ्रंट के साथ साथ एक न्यू डेवलपमेंट कहिए, या फिर एक न्यू वर्जन या न्यू एनालिसिस कहिए, जिसको 2.5 वर्जन भी कहता है कि हमारे पास 2.5 फ्रंट चैलेंज है। फ्रंट मतलब क्या हो गया, जो मतलब इस इतने तरीके से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है एट द सेम टाइम, समझ गए। तो वो कहा जाता है। बट अभी का जो सिचुएशन, लेकिन ये 2.5 फ्रंट चैलेंजेस जो है, इट इज़ नॉट एविडेंटली, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे ये हो। अभी जैसे अभी का सिचुएशन है, चाइना कभी हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि चाइना चाइना चाइना, चाइना क्यों नहीं हाथ डालने की कोशिश करेगा। देखिए हम थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई द चाइना डोंट इंटरवीन इन दिस मैटर। क्योंकि जो चाइनीज इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा झटका लगा है ट्रम्प ट्रेड वॉर के साथ। अमेरिका के साथ रिलेशन उसका किस तरह से खराब हुआ है, अमेरिकन ने किस तरह से टैरिफ लगा दिया है। तो इकोनॉमिक लॉस उसका हुआ है, ठीक। और दूसरा चीज़, ये कोई इशू नहीं है चाइना में, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरों के लिए चाइना अपना दाल गलाना नहीं चाहता। चाइना के अंदर भी बहुत इशू है, अभी उसको ताइवान को लेकर इशू है। तो चाइना अपना एक्सपेंडिचर क्यों करेगा इसमें। दूसरा चीज़, चाइना और इंडिया का यदि इकोनॉमिक टाई देखेंगे तो लगभग $120 बिलियन का हमारा उसका ट्रेड चल रहा है। तो अभी यदि अमेरिका के साथ उसका ट्रेड बंद हो गया है, इंडिया के साथ फाइट करके अपना ट्रेड खत्म कर लेगा, इकोनॉमिकली वो वीक होने की कोशिश करेगा, तो चाइना का कोई इंटरेस्ट है नहीं, चाइना ये करेगा नहीं। हाँ, मॉरली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मॉरली सपोर्ट करेगा, या क्योंकि पाकिस्तान क्या है, उसका एक स्ट्रेटेजिकली टूल है। स्ट्रेटेजिकली टूल इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक सी पैक, ये चाइना ने एक सी पैक बना रखा है यहाँ पे। ये हो गया सी पैक, ये हो गया आपका अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जाने के लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, ठीक है। तो उसका ये अरेबियन सी तक पहुंच डायरेक्ट हो रहा है। हाँ। दूसरा चीज, अभी इंडिया भी स्ट्रांग कंट्री है, चाइना भी स्ट्रांग कंट्री है। तो एक पाकिस्तान को रखा हुआ है कि जो भाई इंडिया को परेशान करने के लिए या किसी भी तरीके से इंडिया को कमजोर करने के लिए, इंडिया को जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जो आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को डायरेक्ट चैलेंज देगा इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो इसीलिए वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि इंडिया को किसी तरह से उसका रोकने के लिए। ये हर एक कंट्री करते हैं। एक
हर एक कंट्री करते हैं, जो कि आप देखिए ना अपने पड़ोसी में देखेंगे कि कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा चाहेगा कि उसको नहीं बढ़ने दे, तो किसी तीसरे को लाकर उसे उलझाने की कोशिश करेगा। तो सेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में इसी तरीके से होता है। तो एक हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट चाइना का इकोनॉमिक इशू को लेकर, दूसरा चाइना का अपने ताइवान के साथ है। ठीक, चाइना ये सो जानता है यदि मैं इसमें इंटर करूंगा तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही चाइना यदि इंटर करेगा तो अमेरिकन इंटर हो जाएगा, अमेरिकन का एंट्री होगा, अमेरिकन का एंट्री होगा, रशियन का एंट्री होगा, रशियन का एंट्री हो जाएगा। ठीक, रशियन का एंट्री हो जाएगा, तो इसका रिपरकशन समझता है, तो मतलब जानता है चाइना, चाइना इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये हो गया सी पे। दूसरा, अभी आपको क्या लग रहा है, ये फुल स्केल वॉर नहीं होगा जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाला है ना, फुल स्केल वॉर नहीं होगा। ये होगा ना एक शॉर्ट स्केल, लो स्केल वॉर, वॉर होगा, लो स्केल वॉर होगा। मतलब क्या, इंडिया अटैक में भी करेगा इधर, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी हो सकता है कि इंडिया चाहेगा कि पीओके को, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि इंडिया चाहेगा पीओके को इंटरव्यू करे। या मेरा जो अपना मानना है कि इंडिया क्या चाहेगा, एक बफर स्टेट, बफर जोन बनाना चाहेगा यहाँ पे। जो माउंटेन वाला रीजन है ना, पंजाब में क्या है, प्लेन बाउंड्री है, यहाँ पे पंजाब आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या, ये प्लेन एरिया है, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एरिया है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है यहाँ पे। तो इंडिया कोशिश करेगा कि या तो पीओके को एनेक्स करने की कोशिश करेगा, मे भी, हो सकता है, लेकिन इसमें चांसेस 5% ही लग रहा है, इसमें 5% लग रहा है। सेकंड चांस क्या हो सकता है कि इंडिया ये चाहेगा कि मतलब यहाँ पे ये जो जम्मू ये बफर बना दे, यहाँ पे मतलब इस एरिया को कब्जा कर लें, इसको ऑक्यूपाई कर लें, ऑक्यूपाई करने के बाद हम थोड़ा सा, आई एम जस्ट, ये देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैप पे भी दिखाऊंगा। ये देखिए, इंडिया ये कोशिश करेगा, ये देखिए, ये पूरा माउंटेन वाला रीजन है ना, यहाँ पे पूरा माउंटेन है, हिमालयन वाला रीजन है ये सब, हिमालयन का रीजन है ये सब। ठीक है, तो हमारा अभी ऑक्यूपाई हम कहाँ तक कर रखे हैं, ये हो गया, ये वाला, ये इधर है, ये इधर मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये वाला रीजन ये हो गया गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ से आता है। तो हो सकता है कि इंडिया इस एरिया को ऑक्यूपाई कर ले, ये मुजफ्फराबाद हो गया, मीरपुर हो गया, इसको ऑक्यूपाई कर ले। ये 90% चांस बनता है, क्योंकि दिस इज द लॉन्च पैड। 90% चांस बनता है, क्योंकि ये लॉन्च पैड है। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, क्योंकि यदि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोला है कि जो मैं टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर करूंगा, टेररिज्म को एंड ऑफ द अर्थ, मतलब धरती के कहीं भी छुपा होगा उसे मार के आऊंगा। तो इंडिया इसको ऑक्यूपाई करेगा। आप फिर कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, कोई भी कंट्री अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है, एक्सट्रीम स्टेप पे जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर के स्टेप पे नहीं जाएगा, इवन यदि हम यहाँ पे कब्जा करके ये बफर स्टेट बना लेंगे। बफर मतलब क्या होगा, यहाँ पर यदि हम लोगों का कंट्रोल यहाँ तक हो जाएगा ना, तो फिर इधर माउंटेन है ही नहीं। ठीक, इधर ये प्लेन एरिया है, इधर से ये टेररिस्ट आएगा तो पेला जाएगा, इधर से कोई टेररिस्ट आएगा तो खत्म किया जाएगा। समझ गए। मेन होता है कि जो माउंटेन रीजन में क्या होता है ना, पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है, जो पहाड़ पहाड़ आर्मी को कभी भी खा जाता है। मतलब आप एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे आप 1 लाख आर्मी लगा दोगे तो उससे पता भी नहीं चलेगा, जब पहाड़ के नीचे छुप गया। तो पहाड़ों के रीजन में, माउंटेन रीजन में ना, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, टेररिस्ट के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो इजी होता है, क्योंकि कहीं भी छुप गया, किसी नदी में चला गया, किसी कहीं चला गया, उस पहाड़ के कंदरा में चला गया, उस वैली में चला गया, उस वैली में चला गया। ठीक है, लेकिन ये प्लेन एरिया से कहीं भी आएगा तो 100-150 किलोमीटर तक ये रडार का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो टेररिस्ट मारा जाएगा। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि ये माउंटेन वाला रीजन जो है ना, हम इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये 90% चांस बनता है इंडिया ऑक्यूपाई करेगा, समझ गए। तो आप देखिए, अब आता है क्या क्या न्यूक्लियर का ऑप्शन बचता है क्या, न्यूक्लियर फॉलो, मतलब हो सकता है क्या, न्यूक्लियर का यूज हो सकता है। पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान में जो आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। एक जो है जो रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक, जो जानते हैं कि भाई हम बदमाशी कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरा धरा है, वो भी जानता है कि भाई हम बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदमाशी करेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। दो तरह के लोग हैं, वो सब जानते हैं। तो ये सब समझते हैं यदि न्यूक्लियर का यूज करेंगे तो फिर हमारा जो ये पाकिस्तान है वो नक्शे से गायब हो जाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियर यूज नहीं करेगा। और पाकिस्तान ये भी जानता है जो भाई इंडिया आज न कल ये चीज़, ये माउंटेन वाले रीजन को कब्जा करेगा ही करेगा, क्योंकि ये क्या है, लॉन्च पैड है, और उसकी भी मजबूरी है। वो यदि उसका यूज नहीं करेगा
ठीक, टेररिस्ट को टेररिज्म नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि भाई मैं खत्म, टेररिज्म को खत्म करने में अक्षम हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम आके इस एरिया को कब्जा कर लो, छोड़ दो, और उसके बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान का ये है मंशा कि भारत कब्जा कर ले अब तो फिर टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हम यदि तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करेंगे तो हमारा वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा। तो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू दिस, समझ गए। क्योंकि अभी देखो पाकिस्तान वर्ल्ड में अभी न्यूज में है किस वजह से, इंडिया की वजह से। इंडिया के साथ उसने क्या टेररिज्म किया, क्या कभी हुआ है कि पाकिस्तान को किसी ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, किसी साइंस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, कोई इन्वेशन किया है, या इकोनॉमिक पावर हाउस है, या मैन्युफैक्चरिंग में इतना है जो उसका नाम हो। हाँ? जैसे इजराइल है, इजराइल के क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और इजराइल एक छोटा सा देश है, उसको सब अटैक करता है। तो इजराइल का एक वर्ल्ड में एक ज्यूज है, इस सब लेकर अमेरिका या वेस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है, तो इस सब लेकर इजराइल का एक अलग अलग परसेप्शन है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड का परसेप्शन क्या है, इंडिया का, भाई इंडिया से टूटा हुआ देश है, इंडिया को परेशान करता है, वही है। अब इंडिया को परेशान नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान का नाम कैसे होगा वर्ल्ड में? तो दिस इज देयर हिज प्रॉब्लम, समझ गए। तो ये 2.5 फ्रंट जो चैलेंज देख रहे हैं, तो एक इधर से होगा, दूसरा एक चाइना के साथ हमारा एक चैलेंज है। एक 0.5 चैलेंजेस क्या है, हमारा इंटरनल चैलेंज है। इंटरनल चैलेंज जिसको कहते हैं, ये जो जो एक सिविल सोसाइटी, सिविल सिविल मतलब सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी जिसका काम होता है वो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जो एक कह सकते हैं जो एक आपका सोशल अनसोशल चैलेंजेस, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके जैसे वॉर का सिचुएशन है, आपको अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल गया होगा जो कि कह रहा होगा कि भाई वॉर की क्या ज़रूरत है, शांति से रहेंगे। तो भाई शांति से रहोगे तो ये इतना मिलिट्री पे क्यों एक्सपेंड किए हो, इतना मिलिट्री पे क्यों एक्सपेंड किए हो, तुम्हारे घर में आके तुम्हें पीट के चला गया, तुम कह रहे हो कि शांति से रहेंगे। तो दिस काइंड्स ऑफ जो लोग होते हैं ना, तो जो कह रहा है कि हम वॉर नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जो बोलेगा भाई इंडिया की इकॉनमी है क्या करने के लिए, अब कितनी बड़ी इकॉनमी चाहिए, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी है तुम्हारी, वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले हो इकॉनमी, और तुम्हारे घर में आके कोई पीट के चला जाता है, मार के चला जाता है, जस्ट दिस इज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, दिस इज अटैक ऑन योर सोल। ये तुम्हारे सोल पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, और तुम फिर कह रहे हो कि वॉर नहीं करना चाहिए, शांति की नहीं, शांति से रहना चाहिए। तो फिर तुम इतना आर्मी में क्यों खर्च करते हो, डिफेंस पे क्यों खर्च करते हो? इसीलिए ना कि जब देश की एक इमेज बने, एक सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, दोनों पावर को आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए छोटा सा बांग्लादेश है, वो आपको जाके क्या कह रहा है, चाइना में जाके क्या कह रहा है, भाई 7 सिस्टर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 7 सिस्टर को हम ब्लॉक कर देंगे, हम इसमें जाने ही नहीं देंगे। एक छोटा सा बांग्लादेश है जिसकी की जीडीपी होगी वो आपका जो मुंबई का जीडीपी है उससे भी छोटा जीडीपी है उसका, वो आपको कह रहा है। तो भाई आपको सॉफ्ट पावर के साथ साथ आपको हार्ड पावर दिखाना पड़ेगा, एक बार ताकत दिखाना पड़ेगा। तो जितने भी ये टचपूजिए हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जितने भी हैं सब अपने कायदे में आ जाएंगे, समझ गए। तो जो ये इस तरह के जो एलिमेंट आपके सोसाइटी के अंदर है, जो कि बोलेंगे इकोनॉमिक हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसको सोचना चाहिए। तो भाई फिर इंडिया क्यों इतना बड़ा देश है, क्यों अपना डिफेंस पे हम जीडीपी का 4-5%, 6% अब करते हैं, वर्ल्ड में हम क्यों फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट एयरफोर्स है, नेवी है, हमारी नेवी क्यों इतना स्ट्रांग है, तो फिर क्यों करना है? हाँ? तो दिस दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, तो ये हो गया 0.5 चैलेंजेस हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडिया के अंदर 2.5 चैलेंजेस है, 2.5 फ्रंट चैलेंजेस हैं। एक अमेरिकन चैलेंजेस, ये एक पाकिस्तान चैलेंजेस, दूसरा चाइनीज चैलेंजेस, तीसरा ये एलिमेंट जो सोसाइटी के अंदर आपके है, जो नए नए एक यूट्यूबर सब है ना, जिसको जो विषय वस्तु स्थिति का कोई जानकारी नहीं है, डिफेंस क्या होता है, डिफेंस की स्ट्रैटेजी क्या होती है, या कितने तरह के चैलेंजेस हैं, या आर्मी का प्रिपरेशन किस तरह का है, डिफेंस में कितना खर्च हो रहा है, जीडीपी में कितना खर्च हो रहा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राफेल आएगा तो किस जनरेशन का है, हमारे पास मतलब कितने स्क्वाड्रन है एयरफोर्स के अंदर, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है। ये हमारा बॉर्डर है तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह के चैलेंजेस है, या फिर पाकिस्तान ये राजस्थान के बॉर्डर पे किस तरह के चैलेंजेस है, हम कैसे उसको डिफीट कर सकते हैं, नेवी में हम कितना स्ट्रांग है, अरेबियन सी को हम कैसे होल्ड कर सकते हैं, अरेबियन सी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे इंडियन ओशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस सब की सब ये सब पता नहीं है। वो सब क्या होता है ना, उसको एक पॉपुलैरिटी मिल गई, अकॉर्डिंग मतलब सोशल मीडिया पे उसकी पॉपुलैरिटी मिल गई, रील वील बना के पॉपुलैरिटी मिल गई। तो उससे क्या होता है ना, जो उसका एक क्या बन गया, एक सोशल एक इमेज बना है,
बन गया, दिस इज दिस बन गया है। अब फिर उसको यूज करता है कौन, जिसको कोई थर्ड पार्टी यूज करता है, वो उसका अपना दिमाग ही नहीं है, वो क्या करेगा। उसको अपना दिमाग थोड़ी होता है, जो वॉर क्या होता है, पीस क्या होता है, वॉर कब करना चाहिए, पीस के लिए कब ट्राई करना चाहिए, उसे अपने दिमाग ही नहीं होता है। तो उस एलिमेंट को, जो एक एसेट्स है, सोशल एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स हो गया, उस एसेट्स को कौन यूज करता है, कोई थर्ड पार्टी यूज करता है, जिसको कि अपना करवाना है, मतलब अपनी इंटरेस्ट के लिए करवाना है, ठीक। अपनी इंटरेस्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो मान लीजिए कि कोई सत्ता में कोई गवर्नमेंट है, तो उसको थोड़ा सा मतलब इमेज उसको गिराने के लिए, या दिस काइंड ऑफ अपना एक परसेप्शन बनाने के लिए, तो वो इस तरह के एसेट्स को यूज करते हैं, फिर उस एसेट्स को दिया जाता है इस तरह का स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट को क्या करता है, डिले करता है, तो फिर उससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक तरह का परसेप्शन, जो एक यूनिक मतलब यूनिटी और सिमिलर परसेप्शन होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। इस तरह के एलिमेंट, जो सोशल एलिमेंट जिसका डिजिटल फुटप्रिंट स्ट्रांग है ना, उसको थर्ड पार्टी यूज करके सोशल परसेप्शन को थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए पहले एक आदमी कह रहा था कि वॉर नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर, अब जब ये डिजिटल एसेट्स जो है ना, वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा, तो वो उससे क्या होगा ना, 5 आदमी हो सकता है कह सकता है, जब अभी हम शांति रहे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हम गरीब हैं, ये तो ये हो गया 2.5 चैलेंज। ठीक है, चैलेंज हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो हो सकता है, मैं बहुत तेज़ी से मतलब मेरा स्पीड है बोलने का इस तरह से, बट आई विल ट्राई टू लिटिल स्लोअर, ठीक। तो अब हम देखते हैं, हम जो डिफेंस एसेट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, चलिए ठीक। तो कम टू द पॉइंट, वेज कहाँ गया, ये आपका हो गया। ये देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर यदि हम आपको आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें यदि आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। जो डीआरडीओ बना था 1950 में, डीआरडीओ का मतलब 58 के अप्रॉक्स बना था। डीआरडीओ का मेन काम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च करता है, जैसे कि भाई किस तरह का हमारा मान ली कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए किस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, या हम कोई मिसाइल अटैक करेंगे तो उसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारा मिसाइल का स्पीड क्या होनी चाहिए, जो हमारा चैलेंजेस है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे पाकिस्तान चैलेंजेस है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट रेंज मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, जो 60-70-80 किलोमीटर के रेंज का होना चाहिए, ठीक। चाइनीज है, चाइनीज को के लिए क्या चाहिए, आईसीबीएम चाहिए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि हम मान लीजिए कि दिल्ली यहाँ से उत्तराखंड है, उत्तराखंड से हम मिसाइल छोड़े तो डायरेक्ट शंघाई तक जाए, तो मतलब इस तरह का मिसाइल चाहिए, जो चैलेंजेस है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। एक हम अग्नि 6 की तरफ जा रहे हैं, अग्नि सिक्स क्या होता है, जो 10,000 किलोमीटर, मतलब 5,000 से प्लस, 6,000, 7,000, 8,000 इतने किलोमीटर के रेंज में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, पूरे यूरोप यूरोप सब हमारे मतलब रडार में रहेगा, रेंज में रहेगा, ठीक है। ये देखिए, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था। उसके बाद क्या हो गया, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन क्या मतलब, जिसमें कि हम R&D पे केवल फोकस करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। जैसे कि देखिए, यदि आप डिफेंस का यदि देखेंगे, तो चाइनीज कंपेयर टू द अमेरिकन बहुत कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन चाइनीज कमज़ोर तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल में देखेंगे तो अमेरिकन का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता है, ना तो रशिया मैच कर सकता है, ना चाइना मैच कर सकता है। जो अमेरिकन की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लेवल पर, तो वो बहुत आगे है। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, रिसर्च R&D पे उसने खर्च किया। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसका एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हार्वर्ड हो गया या जितने भी है, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग तरीके का है, ठीक। तो उसने डिफेंस R&D पे खर्च किया, R&D पे खर्च करने से क्या होगा, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे चला गया कि वो कोई मैच नहीं कर सकता है। तो इंडिया भी इनोवेशन के लिए अपना काम करना स्टार्ट किया है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस। और जो भी हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब भी अपने लोकल मतलब अपने लेवल पे वो इनोवेशन करते हैं, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड के दो कमेटी है, एक कमेटी करगिल रिव्यू कमेटी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए बोला। देखिए, ये कमेटी एन चंद्रशेखर कमेटी 2018 में बना, टू स्टडी द इम्प्लीकेशन ऑफ AI इन नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, ये इन्होंने ये स्टडी किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आ जाने के बाद नेशनल सिक्योरिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आप देखिए, हम अभी डिफेंस पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो
ऑल थिंग आर इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी के लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में क्या है, सरफेस पे है, हर एक जगह यूज होता है। मे भी हो सकता है कि डिफेंस में इसका यूज प्रॉपर हो सके, बेहतर हो सके, इससे हम अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। या कोई अदर कंट्री कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उससे हमारा क्या चैलेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए चाइनीज है, चाइनीज ने एआई का यूज करके रोबोटिक्स आर्म्स बनाया, रोबोटिक्स आर्मी बनाया, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होगा ना। आर्मी में इंसान को भेजने की जगह रोबोट को भेज दिया बॉर्डर पे, तो दिस इज अ चैलेंज फॉर अस। तो सो दिस काइंड ऑफ थिंग, इसके लिए एक बना था एन चंद्रशेखर 2018 में, टू स्टडी द इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, सेकेतकर कमेटी 2015 में हुआ था। इन्होंने अपनी बहुत सारे अपना जो भी रिकमेंडेशन दिया था, टू इनहांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्सेस, इन्होंने अपना दिया था। डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, छोड़िए इस समय आपको देखने की जरूरत नहीं। अब आके हम चलते हैं 98 में हम लोग क्या किए, न्यूक्लियर ट्राइंड बना दिया। हम अब थोड़ा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को आपको डिस्कस करेंगे। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। एक 1974 में हुआ, 98 में हुआ, और तो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो गया वो 2003 में। डॉक्ट्राइन मतलब क्या हो गया ये भाई, जो हम अपनी एक कमिटमेंट मतलब दिखा रहे हैं, जो न्यूक्लियर आर्म्स है, तो हमारा उसको लेके क्या हमारा मानना है, उसको लेकर क्या हम दे रहे हैं, मतलब क्या मानना है। तो वो चीज़ एक, ये चीज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होता है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर पहला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मतलब भाई हमारे पास डिटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है। ठीक, समझ गए। दूसरा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, एंड इंडिया विल बी यूज द वेपन ओनली द रिटेलिएशन टू द न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी एंड अगेंस्ट द इंडियन फोर्स एनीवेयर। मतलब हम पहले न्यूक्लियर का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यदि हमारे पर होता है तो सेकेंड यूज करेंगे। हाँ, दूसरा हमारे टेरिटरी में होता है तब हम सेकेंड यूज करेंगे, और दूसरा हमारे फोर्स के अगेंस्ट कहीं न्यूक्लियर यूज होता है तब भी हम करेंगे। मान लीजिए हमारा फोर्स है, यदि किसी अदर कंट्री में वो सर्व कर रहा है, वहाँ पे उसके ऊपर यदि न्यूक्लियर को यूज किया तो तब हम उस कंट्री का करेंगे, तब हम कर सकते हैं। तीसरा है, तीसरा डॉक्ट्रिन में है कि जो भाई जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है उस पर हम न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बांग्लादेश है, नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी रिटेलिएशन अटैक विल बी ऑथराइज ओनली बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारा जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होगा ना, वो सिविलियन होगा। वो हमें पाकिस्तान की तरह वो आर्मी के हाथ में नहीं होगा, उसका कमांड अथॉरिटी आर्मी के हाथ में नहीं होगा, हमारा सिविलियन होगा। सिविलियन इन द सेंस जो हमारे एनएसए हो गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, एनएसए ब्रीफ करेगा प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फिर ऑर्डर करेगा, फिर अकॉर्डिंग टू ब्रीफ करेगा, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके फिर उसके बाद ये एक मतलब डिसीजन पे आ जाएगा, जो हमको कब कहाँ क्या मतलब यूज करना है कि नहीं करना है। तो ये सिविलियन हाथ में रहेगा, हमारे आर्मी के हाथ में न्यूक्लियर को यूज करने की नहीं रहेगा। ये हो गया न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर वेपन विल बी यूज्ड अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, उसका मेसिव रिटेलिएशन, ये हमारा न्यूक्लियर हमारे जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें एक चीज़ है, मेसिव रिटेलिएशन। यदि भी कोई कंट्री हमारे पर वो 50 ग्राम और 25 ग्राम वाला जो न्यूक्लियर अटैक कर भी देता है कभी, तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा वो कैसा होगा उसका कोई जान भी नहीं सकता। मेसिव होगा, किस स्टेज पे वो कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब मेसिव होगा, इतना करेंगे, इतना मारेंगे, इतना टन मारेंगे, इतना टन का हम छोड़ेंगे कि फिर वो उस कंट्री का नक्शा हट जाएगा, उस कंट्री का मैप पर से हट जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये थ्री साइडेड मिलिट्री फोर्सेस स्ट्रक्चर कंसिस्ट लैंड लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल। इंडिया क्या है, ट्राइडेंट, न्यूक्लियर ट्राइडेंट है। न्यूक्लियर ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो लैंड से भी न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर जो एटम्स बम है उसको छोड़ सकता है, पानी से भी कर सकता है, एयर से भी कर सकता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियर ट्राइडेंट हो गया। लैंड बेस में जो हमारे पास है वो अग्नि क्लास का जो मिसाइल है, अग्नि, अग्नि फर्स्ट, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर एंड आईसीबीएम अग्नि फाइव, एसएलबीएम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। सागरिका के 15, क्या ये सागरिका के 15 जो है ना वो नवल वर्जन है, मतलब नेवी के अंदर जो मिसाइल है उसका नाम है सागरिका के 15। वो न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब नेवी में जो ये मिसाइल होगा वो न्यूक्लियर कैपेबल है, वो न्यूक्लियर छोड़ सकता है। क्रूज, ब्रह्मोस है सुपरसोनिक, जो आपका ब्रह्मोस हो गया मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो उसके पास में वो न्यूक्लियर कैपेबल है, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स मतलब जाके हम छोड़ सकता है। ठीक, तो ये हमारे लैंड बेज हो गया। सी बेज में क्या, अरिहंत क्लास का जो सबमरीन है,
जो अरिहंत क्लास के पास जो हमारे पास सबमरीन है वो भी न्यूक्लियर कैपेबल है, वो भी कर सकता है। एयरबेस में हो गया MiG-27 हो गया, समझ गए। तो दिस इज द आपका हो गया। अब देखिए टाइप ऑफ प्रोपल्सन, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहता है ना, जो जैसे आप जो कोई मिसाइल जाएगा ना, तो मिसाइल में भी उसके स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज में होगा तो वो फ्यूल किस तरह का, सॉलिड फ्यूल होगा, सॉलिड प्रोपल्सन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड फ्यूल होगा, ठीक। ये स्टेज में दिखाया गया है, समझ गए। इससे क्या होता है ना, सॉलिड और लिक्विड फील्ड से वो थ्रस्ट डिसाइड होता है, जब थ्रस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, उस मिसाइल को कितने अपर तक जा सकता है, उसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, तो वो फ्यूल पे डिपेंड करता है। और फ्यूल में जितनी एफिशिएंसी होगी वही, उससे क्या होगा ना, मिसाइल की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो फ्यूल के लेवल पर सॉलिड प्रोपल्सन, ठीक है, सॉलिड फ्यूल में किसको यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ किया जाता है। और लिक्विड फ्यूल में किसको, हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दो तरह का होता है इंजन, एक होता है रैमजेट होता है। रैमजेट क्या हो गया, नो टर्बाइंस, मतलब क्या हो गया, एक इंजन है, ठीक है, उसमें टर्बाइंस नहीं होते, जो एक ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेता है, उसमें उसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, और फ्यूल के साथ क्या फिर होता है, उसका कंबशन होने से फिर थ्रस्ट मिलता है। ठीक ठीक ठीक। और स्कैमजेट रहने दीजिए, दिस इज नॉट एसेंशियल। क्रायोजेनिक इंजन, मतलब क्रायोजेनिक में क्या होता है, लिक्विफाइड गैस, वेरी लो टेम्परेचर, लिक्विड हाइड्रोजन, समझ गए। अब हम आते हैं जो आपके प्राइमरली, अब देखिए हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, जैसे पृथ्वी 1 2, अग्नि 1 2 एंड धनुष। धनुष हो गया, प्रहार हो गया, पृथ्वी त्रिशूल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये हो गया। देखिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने पास है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या हो गया, जो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा, ठीक। प्रोजेक्टाइल पाथ रहता है उसका। हम पढ़ाए हुए हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में, वो देख सकते हैं। तो शॉर्ट रेंज का क्या, 300 से 1000 किलोमीटर तक जाएगा। मीडियम रेंज में 1000 से 3500, इंटरमीडिएट रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक का रेंज का होगा। आईसीबीएम जो होगा वो 5500 किलोमीटर से ऊपर, मतलब इतने रेंज तक के हम बैलिस्टिक मिसाइल रखे हुए हैं, मतलब इतनी दूरी तक का बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ द क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड में आप देखेंगे तो क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि लो एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब जिस जिस ऊंचाई पर आपका हवाई जहाज प्लेन उड़ता है ना, उसी ऊंचाई पर आपका क्रूज मिसाइल फ्लाई करेगा, उसका पाथ पैराबोलिक नहीं होता है, ठीक। तो उसकी जो स्पीड होती है ना, वो साउंड के स्पीड से उसको वो किया जाता है, जो भाई ये साउंड के स्पीड से कितना ज़्यादा है, उसी से इसको बताया गया है कि ये सबसोनिक कैटेगरी का है, सुपरसोनिक कैटेगरी का है, हाइपरसोनिक कैटेगरी का है, ठीक। अब देखिए हाइपरसोनिक कैटेगरी वाला जो होता है वो मैक 5 मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड से यदि 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो जा रहा है तो हो गया हाइपरसोनिक, हो गया, ठीक। सब सुपरसोनिक क्या हो गया, यदि साउंड के स्पीड से 2-3 गुना स्पीड से यदि जा रहा है, 2-3 टाइम्स स्पीड जा रहा है, तो वो हो गया सुपरसोनिक का। सब सोनिक में साउंड के स्पीड से नीचे वो 0.8, ठीक है। देखिए अब हमें ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चीज़ क्या है, ये जो हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनेबल द इंडियन अटेन द सेल्फ सफिशिएंसी इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। मतलब हुआ क्या था कि इंडिया जो है ना, टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम कमज़ोर थे, ब्रिटिश से हटने के बाद, जब ब्रिटिश हो गया तो। और हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस जैसे पाकिस्तान चैलेंजेस हो गया और चाइना चैलेंजेस हो गया। तो और हम यदि मिसाइल्स के लिए क्या दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर हमको खरीदना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये अब्दुल कलाम के प्रेसिडेंट, मतलब अब्दुल कलाम के चेयरमैनशिप में एक एक ये एक प्रोग्राम किया गया, मतलब बनाया गया, IGMDP, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या, हम अलग अलग कैटेगरी के मिसाइल्स बनाएंगे, ठीक। और वो होगा सेल्फ, मतलब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बनाएंगे। 1983 में स्टार्ट हुआ, 2012 तक ये चला था। देखिए इसमें जो मिसाइल डेवलप हुए वो लगभग 5 मिसाइल, 5 टाइप्स ऑफ मिसाइल अंडर दिस। मिसाइल में क्या होगा, अग्नि हो गया, अग्नि अग्नि मिसाइल। अब देखिए अग्नि मिसाइल जो होता है वो क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। इंटर कॉन्टिनेंटल क्या हो गया, जो हमारा अगली सीरीज है ना, जो हम यहाँ से चाहेंगे तो दूसरे देश, दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी, यदि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पर भी हम मार सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी होगी अग्नि में, ठीक। इतने दूर तक भी जा सकता है। सरफेस टू सरफेस मतलब हम नीचे ज़मीन से छोड़ेंगे और ज़मीन पे जाके वो अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर कैपेबल मतलब कैपेबल होगा न्यूक्लियर ले जाने के लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड जो होता है वो बम ले जाने के लिए वो कैपेबल होगा मिसाइल्स, ठीक।
बैलिस्टिक मतलब पैराबोलिक पाथ होगा डेवलप बाय डीआरडीओ, समझ गए। ये जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल में एक ये खासियत होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप पेलोड डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें एम्यूनेशन डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा किलो के आप बम उसके थ्रू आप अटैक कर सकते हैं, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल में मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल में आप अटैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप एम्यूनेशन, बहुत ज़्यादा वॉरहेड डाल सकते हैं, ठीक। लेकिन जब क्रूज मिसाइल में, तो क्रूज मिसाइल कंपेयर टू बैलिस्टिक कम होता है, ठीक। एट प्रेजेंट यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, इस सब के पास आईसीबीएम है। समझ गए। इसमें इसके बाद देखिए पृथ्वी मिसाइल है, जो पृथ्वी मिसाइल है ये भी टैक्टिकल है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज। ये सरफेस टू सरफेस जमीन से मारेंगे, जमीन पे जाके गिरेगा, दो तरह ये शॉर्ट रेंज है, छोटा दूरी पे जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है। फर्स्ट मिसाइल डेवलप अंडर द आईजीडी एमडीपी 93 यूज। अब देखिए पृथ्वी में भी तीन कैटेगरी होगी। पृथ्वी एक आर्मी वर्जन जो है 150 किलोमीटर तक जाएगा, सेकेंड जो हो गया एयरफोर्स वर्जन 350 किलोमीटर के, और थर्ड वर्जन जो है नवल वर्जन, नवल वर्जन सागरिका के 15 जो है ना, यही पृथ्वी थर्ड है। सागरिका के 15 जो है वो पृथ्वी थर्ड को ही बोला जाता है। नवल वर्जन जो 600 किलोमीटर के रेंज तक जाएगा, ठीक। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक। अब देखिए त्रिशूल क्या है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडियन नेवी यूज फॉर द इमीडिएट कॉम्बैट एक्शन। ये त्रिशूल उसमें यूज किया जाता है नेवी के लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल का रेंज इसका 9 किलोमीटर का रेंज है। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल, मतलब क्या, टैंक आ रहा है ना, टैंक को हम तबाह कर सकते हैं नाग से, रेंज उसका 4 किलोमीटर तक होता है, समझ गए। दिस इज ऑल द फैक्चुअल थिंग, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा ना कितना है। आकाश क्या है, आकाश में मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्च फ्रॉम द एयर लैंड एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। आकाश ग्रुप 4 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, समझ गए, 30 किलोमीटर तक का रेंज है। अस्त्र क्या है, अस्त्र इज द वेल वेदर बियॉन्ड विजुअल एंड एयर टू एयर मिसाइल, मतलब वेल ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऑल वेदर मतलब किसी भी वेदर में, बियॉन्ड द विजुअल रेंज मतलब देख भी नहीं सकते हैं आँख से, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। रेंज इसका 80 किलोमीटर, पेलोड 15 केजी तक हम लेके जा सकते हैं, समझ। उसके बाद प्रहार, प्रहार कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक स्पीड प्रहार। सॉलिड फ्यूल, सरफेस टू सरफेस, टैक्टिकल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अभी हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम और फिर देखेंगे नवल नेवी में क्या क्या कैपेबिलिटी है नेवी में। हम फिर वो सारे उस चीज़ को देखेंगे जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, या जैसे सबमरीन है, सबमरीन के अंदर डिस्ट्रायर है, मतलब सबमरीन है, फिर डिस्ट्रायर हो गया, फ्रिगेट हो गया, स्टेल्थ हो गया, जितना भी है, कितने क्लास, कौन कौन से क्लास क्या है। फिर उसके जो अरिहंत देखेंगे, अरिहंत क्लास का क्या कैपेबिलिटी है। फिर जो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 70B है, जो अलग अलग कंट्री के साथ हम कोलैब करके फिर अपने नेवी को और स्ट्रॉन्ग किए, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में, जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर 45-50 हज़ार टन तक का है, फिर थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे जो अमेरिकन है या चाइनीज है उसके साथ, ठीक। तो ये सब हम देखेंगे। फिर हम डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम में देखेंगे क्या क्या है। जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम देखेंगे, फिर S-400 है, या थार्ड हो गया, या एयर इंटरसेप्टर, बैलिस्टिक एयर इंटरसेप्टर मिसाइल है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, समझ गए।